हम उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैंने ये अपर पीसीएस के सीसेट का पेपर लिया है। इसके 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट है क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम अपर पीसीएस और लेक्चरर यूकेपीएससी कंडक्ट कराती है, तो जो क्वेश्चंस का लेवल होता है लगभग सीसेट का सेम रहता है। तो यहाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए 4 कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर रहा है। तो ज्यामिति किस में आ रहा है? ज्यामिति हमारा थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। तो देखते हैं, रोशन और मोहन तो ज्यामिति का अध्ययन कर रहा है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, और ये भी नहीं हो सकता है। इसमें बोला है रोहन और रोशन, रोहन और रोशन भी हमारे क्या कर रहे हैं? ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं। तो सोहन ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 54 में देखो, मैं बी पार्ट को चेक कर रही हूँ आपके सामने। 5 ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई 1 -3 फिर ग्रेटर देन 4 और लेस देन 1, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से ही चेक करिएगा। तो यहाँ पे देखो 5 ग्रेटर देन क्या डिनोट कर रहा है? मल्टीप्लाई 2, फिर जो गुणा का साइन है वो योग शो कर रहा है +1, और माइनस बराबर को शो कर रहा है तो बराबर का 3, और ग्रेटर देन शो कर रहा है मल्टीप्लाई 4, लेस देन देखो, लेस देन घटाने को यानी कि -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। 5 दूनी 10, 10 और 1 11। लेफ्ट हैंड साइड तो आपका 11 आ रहा है, राइट हैंड साइड 3 चौको 12, 12 में से 1 घटाओ 11, यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ए को चेक करते तो ए को चेक करके देखती हूँ मैं। 5 गुणा किसको शो कर रहा है? प्लस को, प्लस का 2, लेस देन कर रहा है आपका घटाने को माइनस का 1, फिर माइनस कर रहा है बराबर को 3, और लेस देन कर रहा है आपका घटाना 4, और गुणा किसको शो कर रहा है? गुणा ये है योग। ठीक है, प्लस का 1। अब इसे सॉल्व करिए। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। 5 2 7, 7 में से 1 गया 6, और राइट हैंड साइड में देखो 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0। तो ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी ही इसका करेक्ट है। सी और डी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो अब 55 में देखिए, 7 लड़कों के एक समूह में राम जो है वो श्याम से बड़ा है। ठीक है, लेकिन मनोहर से छोटा है। राम श्याम से बड़ा लेकिन मनोहर से छोटा। कौन है? राम मनोहर से छोटा, जो सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, मनोहर सबसे बड़ा नहीं है। फिर श्याम प्रेम से छोटा नहीं है। श्याम जो है वो प्रेम से छोटा नहीं है, यानी कि प्रेम से बड़ा है। आगे आपको बोला है जो सबसे छोटा नहीं, यानी कि प्रेम सबसे छोटा नहीं है। मोहन विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा है। तो जो मोहन है वो विवेक सहित 4 लड़कों से छोटा है, यानी कि मोहन जो है विवेक से छोटा है। और बाकी 4 लड़के कौन है, इसका यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया है, तथा अन्य लड़कों से बड़ा। इनमें से शेष एक लड़के दिनेश की उम्र के बारे में कोई सूचना नहीं है, डी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इन 7 लड़कों में से सबसे बड़ा कौन है? तो अभी तक तो हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, विवेक सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही एक रफ डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष भाषा में रिमोट को ये कहा गया है, कूट शब्द है इसका, कूट भाषा। तो अब देखो किस शब्द को ये कहा जाएगा, यानी कि शब्द हमें ढूंढना है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पिकनिक को ये कहा जाएगा। अब यहाँ से जो रिलेशन इसमें बनेगा वही रिलेशन इसमें और पिकनिक में भी बनेगा। आप खुद ही चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन इस टाइप के करा चुकी हूँ। अब 57 देखिए, क्या रिलेशन बैठ रहा है हमारा इसमें फर्स्ट और थर्ड डायग्राम में देखते हैं, उसके बाद वही रिलेशन हमारा सेकंड में भी होगा। देखो अगर मैं इसको गुणा करती हूँ, 5 या 15 और 4 जोड़ देती हूँ उसमें, तो 19 आ रहा है। ऐसी 6 को 24, 24 में फिर 5 जोड़िए तो 29। इसका मतलब यही रिलेशन इसमें भी होगा। 7 गुणा 5 और धन 6, 7 पंजे 35 धन 6, ये बन रहा है हमारा 41। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। अब इसमें क्या बोला गया है? किसी कक्षा में कुछ बेंचें हैं। बेंच मान लीजिए, माना कक्षा में कितने बेंच हैं? x बेंचें हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? 4 छात्र एक बेंच पर बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती हैं। मान लो अब 4 छात्र एक बेंच पर बैठता है तो 3 बेंचें खाली रहती हैं। तो अब बेंचों की संख्या क्या होगी? x -3, और प्रत्येक बेंच पर 4
छात्र बैठ रहे हैं, तो x-3 बेंच हैं, तो इस पर 4 छात्रों को बिठा दिया। दूसरी कंडीशन क्या दी है, यदि 3 छात्र प्रत्येक बेंच पर बैठते हैं, बेंचों की संख्या क्या है मेरी x, और इस पर 3 छात्र बैठ गए, तो कह रहा है 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, ये एक्स्ट्रा 3 छात्र। ठीक है, तो यहाँ से x जो आएगा वो हमारे बेंचों की संख्या जाएगी। इसे सॉल्व कर लेते हैं अब। 4 एकम 4, 4x माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 3x प्लस 3। तो 4x माइनस 3x वेरिएबल वन साइड कर लेते हैं, और 3 प्लस 12 हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है माइनस का 12 राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस करो तो कितना आएगा, x इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 15। तो इसका मतलब x कितना आ गया 15। इसका मतलब ये भी हमारे छात्रों की संख्या है और ये भी हमारा छात्रों की संख्या है। तो किसी एक में x इक्वल टू 15 रख दीजिए, छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर मान लो राइट हैंड साइड में रखूँ मैं, तो 3 गुणा यहाँ पे 15 रख दूँगी, 3 गुणा 15 और धन 3 15 3 जा क्या होगा 45 प्लस 3, यानी कि कुल कितने छात्र हैं 48। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे। मान लो आपके पास 48 स्टूडेंट हैं, 48। उसके बाद इसने कंडीशन में क्या बोला है, 4 छात्र एक बेंच पर बैठते हैं। मान लो मैंने 4 छात्र एक बेंच पे बैठाए, ठीक है, तो कितने बेंच ऑक्यूपाई हो गए हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 12 बेंच लग गए हमारे 4 छात्रों को एक बेंच पर बैठाने पर, तो 12 बेंच लग चुके हैं। अब इसने ये भी बोला है कि 3 बेंच खाली रह जाते हैं, तो प्लस 3 कर लो, इसका मतलब टोटल हमारे पास 15 बेंच थे। अब सेकंड कंडीशन क्या इसे सेटिस्फाइड कर रही है वो भी चेक करेंगे। लेकिन यदि 3 छात्र प्रत्येक बेंच पे बैठते हैं तो 3 गुणा 15 बेंच हमारे, 15 तियाँ 45 हो गया। तो बोला गया है 3 छात्र उनको सीट नहीं मिलती, यानी कि खड़े रह जाते हैं, तो उसका मतलब टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 48, उसी को ले रहे थे ना हम। ठीक है, अगर मान लो आप ऑप्शन से करते हो, मान लो 36 ऑप्शन लेती हूँ मैं, छात्रों की संख्या 36 है, तो प्रत्येक में 4 छात्र बैठालने हैं मैंने, यानी कि एक बेंच में, तो 36 छात्र को देखिए कितने बेंचों की रिक्वायरमेंट होगी, 36/4, यानी कि 36 स्टूडेंट को बैठालने के लिए मुझे कितने बेंचों की रिक्वायरमेंट होगी, 4 9 36 होता है 9, लेकिन उसने कहा 3 बेंचें खाली रह जाते हैं, प्लस का 3, तो अकॉर्डिंग ए ऑप्शन हमारे पास टोटल कितने बेंचें हो रही 12। अब क्या ये बी ऑप्शन यानी कि बी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो भी चेक करते हैं। यदि 3 छात्र प्रत्येक पर बेंच पर बैठता है, यानी कि 12 गुणा 3, तो 12 36 हो गया, और फिर कह रहा है 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 39, जबकि हमने छात्र संख्या तो कितनी ली है 36, ये तो 39 आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि हमने 48 ऑप्शन को लिया था, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर का है 59 में क्या बोला है, ए व बी किसी कार्य को 15 व ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितना होगा, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम। 15 और 10 का एलसीएम सबको आता होगा निकालना, 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, 30 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है 30 यूनिट है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितने यूनिट काम कर पाता है, क्योंकि पूरे काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 15 दूनी 30, 2 यूनिट की एक दिन की एफिशिएंसी किसकी है, ए की। उसके बाद देखो बी पूरे काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 10 तियाँ 30, 3 यूनिट एक दिन में कर सकता है, कौन, बी। अब आगे की कंडीशन क्या है कि उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो 3 दिन तक ए ने कितना किया और 3 दिन तक बी ने कितना किया, ये हम निकालेंगे। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई ए की एक दिन की कैपेबिलिटी कितनी थी 2 यूनिट काम करने की, और बी की एक दिन की कैपेबिलिटी कितनी थी 3 यूनिट काम करने की, तो हम 3 दिन का निकाल रहे हैं दोनों का। तो ए अगर एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकता है, तो 3 दिन में 6 यूनिट काम कर लेगा ये। ठीक है, और बी अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 3 तियाँ 9। टोटल अगर ये दोनों मिलके ए और बी काम करते हैं, तो 3 दिनों तक इन्होंने 15 यूनिट काम कर लिया होगा। उसके बाद देखिए अब टोटल यूनिट कितना था 30, तो 30 में से 15 तो काम हो चुका है, बचा कितना अब 15 यूनिट। ठीक है, अब फिर शेष कार्य को बी ने कितने दिन में पूर्ण किया,
यानी कि आप शेष कार्य ए तो चले गया है, अब बी को करना है। बी की जो एक दिन की कैपेसिटी है वो कितनी है, 3 यूनिट की है, तो टोटल यूनिट कितना है, 15 यूनिट बचा हुआ है हमारा। तो अगर एक दिन में वो 3 यूनिट करेगा तो पूरे काम को 3 पंजे 15, 5 डेज में वो कंप्लीट कर देगा। अगर ए से पूछा होता ए कितने दिन में करेगा तो 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5, 7.5 डे में। ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा, जो बी की एफिशिएंसी है पर डे की वो 3 यूनिट की है, इसका मतलब हमारा 15 यूनिट वर्क लेफ्ट है, तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे। आप सिंपल समझिए आप कि एक दिन में आप मान लीजिए 2 यूनिट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पेज लिख सकते हैं सपोज करो, और आपको 20 पेज लिखने हैं तो कितना दिन का टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसी 15 यूनिट का काम बचा हुआ है, और जो बी की कैपेसिटी है एक दिन की वो 3 यूनिट की है, यानी कि बी को 5 दिन का टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखिए। 3 टन प्रति ट्रक प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिनों में कितने ट्रक इतना टन सामान ढोएंगे। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, देखो सिंपल सा देना है, 30 दिनों में कितने ट्रक इतना सामान ढोएंगे। तो अभी देखो 30 दिन में ना तो 540 टन सामान ढोना है, और कितने दिन की बारी है, 30 डेज में। तो 30 से पहले इसको डिवाइड कर लूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक दिन में मुझे 3 से डिवाइड करो, सो 3 कम 3, फिर 3 अट्ठे 24, एक दिन में मुझे इतना टन सामान ले जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि 3 टन प्रति ट्रक, एक ट्रक एक दिन में कितना ले जा पा रहा है, 3 टन। तो हमें कितने टन की रिक्वायरमेंट, कितने ट्रक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहाँ को 18 टन ले जाना है मैंने, और एक ट्रक 3 टन लेके जाता है, तो इसका मतलब 3 छः 18, मुझे कितने ट्रक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 6 ट्रक की। तो हमसे कितने ट्रक ही पूछा है ना, ये देखो कितने ट्रक, तो 6, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अब देखो ये तो एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है कि n नेचुरल नंबर का सम होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये अगर मैं इनका क्या निकालूं, समांतर माध्य, तो n नेचुरल नंबर का, तो n से n कट जाएगा, ये आ जाएगा n+1/2। अब n की जगह क्या होगा, यहाँ पर देखो प्रथम 11 बोला है, तो n की जगह मैं क्या रखूँगी, 11 संख्याओं का, प्रथम 11 संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, तो 11+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 11 और 1 कितना होगा, 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या आ गया, 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 क्या, समांतर माध्य। फिर से समझो, जब भी आपको 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछे, या तो एक तरीका वो है कि 1 धन 2 धन 3 ऐसे लिखते जाओ आप अप टू 11। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैंने बताया था, n नेचुरल नंबर का सम n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा, 11, फिर 11 धन 1 कितना हो जाएगा, 12, इस फॉर्मूले में रख रही हूँ मैं, अपॉन में 2, यानी कि 2 छंग 12, तो 11 छंग 66 हो गई है, सम 66 है। लेकिन आपको तो पूछा क्या है, समांतर माध्य, यानी कि एवरेज भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में, तो इसको 11 संख्याओं 11 से डिवाइड कर दो, 11 छंग 66, तो आपका 6 समांतर माध्य या एवरेज 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 62, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है ना कि 38, 15 और 66, इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, देखो 3 धन 8 किया मैंने, कितना आ रहा है, 11, और 1 धन 5 कितना आ रहा है, 6, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो तो 66 आ रहा है। इसका मतलब वही रिलेशन बनेगा इसमें भी। देखो 8 धन 2, इसमें जोड़े 8 धन 2 कितना जाएगा, 10, फिर गुणा 4 और 4 कितना जाएगा जोड़ के 8, तो 10 8 80, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहले रिलेशन को चेक किया, और इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखो 2 और 9 कितना हुआ, 11, गुणा 3 और 6 कितना होगा, 9, 11 99, 99 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब वही रिलेशन फिट बैठेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। 63 में क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा क्रम है। सब में टेलीग्राफ, फिर टेलीफोन, फिर टेलीप्रिंटर और टेलीमार्क, टेलीपैथी,
सब में टेली तो कॉमन है, तो इसका मतलब पहले वाले में जी आ रहा है ग्राफ में, फिर पी एच फ़ोन में, फिर उसके बाद टेली प्रिंट में पी आर आ रहा है, नेक्स्ट में क्या आ रहा है टेलीमार्क में एम, और फिर टेलीपैथी में पी ए। तो उसका मतलब सबसे पहले ये आना चाहिए, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट सबसे पहले आएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, एम वाला, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा। फिर अगला क्या आएगा, फिफ्थ वाला आएगा, लास्ट जो है ये। फिर पी एच वाला सेकंड वाला, और उसके बाद थर्ड वाला। तो इसमें देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ से, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। आयत का परिमाप यानी कि 36 सेंटीमीटर परिमाप की कितनी आयतें खींची जा सकती हैं यदि भुजाएं धनात्मक पूर्णांक सेंटीमीटर में हों। तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यह आयत का परिमाप इक्वल टू 36। तो L प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 2 जो गुणा में है यहाँ कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में, 2 से 36 को डिवाइड करोगे कितना होगा 18, 18 दूनी 36। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का सम आ गया, क्योंकि आयत का परिमाप कितना दिया है 36। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन चौड़ाई जो गुणा में है वो भाग में चले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18। अब हमें कहा गया है कि कितनी आयतें खींची जा सकती हैं जबकि ये भुजाएं धनात्मक पूर्णांक सेंटीमीटर, कितनी आयतें बन सकती हैं। तो अगर मैं लंबाई को 1 ले, मतलब एल या लंबाई मानो या चौड़ाई को 1 ले लूँ, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, L प्लस बी 18 है, तो लंबाई हो जाएगी 17। ठीक है, एक तो पेयर ये बन सकता है। फिर अगर मैं बी को 2 ले लूँ, एक साइड इसका 2, दूसरी साइड क्या आएगी 16। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगली साइड क्या होगी, 3 के साथ मैं 15 ले सकती हूँ क्योंकि दोनों का सम 18 आ रहा है। 4 के साथ क्या ले सकती हूँ 14, दोनों का सम 18। फिर 5 के साथ क्या ले सकती हूँ मैं, 5 के साथ ले सकते हैं हम 13, दोनों का सम 18 आ रहा है। फिर 6 और 12। नेक्स्ट है 7 के साथ, 18 में 7 गया 11। फिर 8 के साथ क्या ले सकती हूँ मैं 10, उसके बाद ले सकती हूँ 9 के साथ 9, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, बराबर भी हो सकते हैं। ये टोटल कितने बन रहे हैं आपके, टोटल कितने बन सकते हैं, 9 बन सकते हैं। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 पेयर हमारे बन सकते हैं। अगर मैं एक साइड 1 लूँ, नेक्स्ट साइड क्या होगी 17 होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो भुजाएं क्या क्या होंगी, इसमें पर्टिकुलर आपको लंबाई चौड़ाई नहीं बोला है, नहीं तो अगर ऐसा करोगे तो आप 117 एक ये हो जाएगा, और फिर तुम बोलोगे 17 1, एक ही मतलब है। अगर 1 चौड़ाई है तो ये लेंथ है, यानी कि ये ब्रेथ है तो ये लेंथ, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ, तो ये दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे। तो 9 पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में है, एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह करके, ये है दक्षिण, खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, ये वाली ऊपर को ना एंटी क्लॉक, तो 135 का मतलब हो गया ये 90 है और ये 135 है। ठीक है, उसमें 45 प्लस कर दो तो ये 135 हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में, और फिर 180 अब यहाँ पहुँच गया था। ठीक है, यहाँ पहुँच करके वो अब क्या कर दे रहा है 180 नीचे को, यही तो आएगा 180, घड़ी की दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह अब किस ओर को है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पूरब है। ठीक है, फिर ये उत्तर है ऊपर वाला, और ये पश्चिम है। ठीक, और ये दक्षिण है। तो पश्चिम दक्षिण की ओर को उसका मुंह है, या फिर दक्षिण पश्चिम कुछ भी बोल सकते हो, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, एक 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन के सभी फलकों को रंग दिया गया है। तो इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर कोर वाले घनों में काट दिया गया है। तो कितने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है। कितने घन ऐसे हैं कि जिनके कोई भी फलक रंगे नहीं गए हैं।
तो पहले समझो उसको, 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन के सभी फलकों को रंग दिया गया है। इसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर कोर वाले घनों में काट दिया। पहले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी कि कोर वाले घन थे, उसमें रंग किया, उसके बाद 1 सेंटीमीटर वाले में काट दिया। अब ऐसे कितने घन हैं जिसमें कोई भी फलक रंगा नहीं गया है, तो इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला देती हूँ मैं, n-2⁻³ n क्या है इसमें, n जितने सेंटीमीटर कोर वाला यानी कि बड़ा वाला घन का कोर यानी कि लेंथ, कोर की लेंथ 6 हो जाएगा, 6×2⁻3। इसमें अगर 1 सेंटीमीटर के काट रहे हैं, कभी 2 सेंटीमीटर कभी 3 सेंटीमीटर ऐसे भी काट सकता है, तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा उसके बाद। तो 6 - 2 4, 4⁻3 या कितना होगा, 4×4×4 3 बार, तो 4×4 = 64। कितना आ जाएगा आंसर, 64। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, एक कथन और उसके 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं, तो निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। भाग्य बहादुर का साथ देता है, पहला कथन है ये। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला है इसमें, सफलता के लिए जोखिम जरूरी है। पहला तो बोला है कि कथन क्या, भाग्य जो बहादुर लोग होते हैं उन्हीं का साथ देता है। और फिर उसके बाद बोला है सफलता के लिए जोखिम, यानी कि अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। और सेकंड क्या कहे, कायर मरने से पहले, कई बातों इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ सकते हो। भाग्य बहादुर का साथ देता है, और सफलता के लिए यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वो कह रहा है। और कायर मरने से पहले कई बार मरता है, इसका कोई मुझे दिख नहीं रहा है रिलेशन, तो फर्स्ट होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए अभी 68, क्वेश्चन नंबर 68 में देखो, यदि किसी देश के बजट को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है, आयकर, बिक्री कर, विविध या उत्पाद एवं सीमा शुल्क। ठीक है, पाई आलेख में आयकर का कोण ज्ञात करो। तो आयकर कितना है आपका, 33% है, तो इसका कोण ज्ञात करना है। 33% को हटाओगे अपॉन में 100, कोण निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। तो ईच एंड एवरी एंगल को निकालने के लिए हम जितना भी परसेंट दिया होगा उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब करो, ये आ गया। अब 33 और इसको 10 से यानी कि 2 से काटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पहले 33 और 36 की मल्टीप्लाई करना, फिर 10 से डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई मैंने करके रखा है तो 1188 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अपॉन में 10, तो 10 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट में आपका पॉइंट आ जाएगा 8.8 डिग्री। ठीक है, ये आपका आयकर के लिए क्या आ गया, एंगल आ गया। जितना परसेंट था 33/100 मल्टीप्लाई 360। अगर इसको कोई और परसेंट में निकालना होता किसी और पार्ट को, तो बिक्री कर को मान लो निकालिए, तो 35% है, 35/100 इंटू 360। ठीक है, जब भी एंगल में निकालना होगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 69। 69 में देखिए क्या रिलेशन बना रहे हैं, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36, 10 का 100 होता है। इसका मतलब किसका स्क्वायर 225 होगा। ये भी बोल सकते हो आप 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, उल्टा भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 है, और इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना है, 3 है। तो ऐसे 200 यानी 15 का स्क्वायर होता है 225, या इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 होता है, 15। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, नीचे दिए गए छायांकित क्षेत्र के लिए कौन सा सही है। छायांकी यानी कि अगर मैं देखो ऑप्शन से ही चेक करती हूँ, इसमें ये तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा इसमें। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। अब ये कह रहा है y लेस देन x, क्या ये सही है, पहले चेक करते हैं। यहाँ पर y लेस देन, मान लो यहाँ पर इस पॉइंट को ले रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जो x एक्सेस है ना, ये x एक्सेस है, तो x एक्सेस में क्या होता है, को y हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और x कुछ ना कुछ होता है। मान लो x को 1 ले रही हूँ, y 0 ले रही हूँ। ठीक है, तो ये तो आएगा आपका क्या आएगा,
जो 0 है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब इसके लिए तो करेक्ट है। अब इसमें देखो ये वाई एक्सिस होता है ऊपर वर्टिकल वाला, तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई कुछ ना कुछ होता है, मान लो लेट सपोज 2 हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस में। अब एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स क्या है 0 है, और वाई क्या है 2 है, तो उसका मतलब ये तो ये बना रहा है हमारा एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, जबकि एक्स क्या है, सॉरी एक्स इज़ लेस देन वाई, क्या है एक्स 0 है, तो एक्स इज़ लेस देन वाई, ठीक है। तो एक्स लेस देन वाई किस वाले ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है आपका, एक्स से लेस देन वाई। यहाँ पर देखो इस वाले में तो बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन है, इसमें क्या बोल रहा है एक्स इज़ लेस देन वाई, लेकिन एक्स 0 इक्वल 0 कर दिया, जबकि एक्स से 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और एक्स लेस यानी कि सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले में ये तो सही था लेकिन ये गलत था। दूसरे में एक्स कह रहा है 0, हर बार एक्स 0 ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पॉइंट लेती हूँ तो यहाँ पर एक्स कुछ ना कुछ होगा और फिर वाई ये वाली लेंथ, ठीक है। मान लो हमने देखा ये पॉइंट, ये 2,5 ऐसे ले लिया मैंने यहाँ, तो एक्स कुछ ना कुछ है ना, ये वाली लेंथ एक्स होती है और ये वाई, तो हमेशा 0 तो हो नहीं सकता। एक्स हमेशा 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स मान लो हमेशा 0 है, तो 0 तो सिर्फ वाई एक्सिस में हो सकता है, ठीक है, जबकि इतना एरिया यहाँ को बाहर को है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन में 0 और 0 से बड़ा ये सही है, और वाई ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होगा एक्स, इस वाले एरिया में अगर पूछता हमसे यहाँ नीचे वाले में, तो इसमें क्या होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होता, लेकिन ऊपर वाले में क्या है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, तो ये आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में 9 रेज टू पावर एक्स, 9 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 9 अपॉन 3 रेज टू पावर एक्स, तो एक्स का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है, पहले मैं इसको 9 रेज टू पावर एक्स इंटू 3 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 9 ऐसे लिख सकती हूँ। इसकी यहाँ जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में चले जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुणा 3, ठीक है, और रेज टू पावर एक्स और मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू, इसको भी 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 3 गुणा 3 यानी कि 3 की पावर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 एक ये है 2 और ये 3 और सबकी पावर एक्स है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर 2 एक्स है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है, और मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2, तो यहाँ बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 3 रेज टू पावर 2 एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2। अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं कंपेयर हो जाते हैं, 3x इक्वल टू 2 कंपेयर करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते थे, देखो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हो, होल पावर क्या है x है, और मल्टीप्लाई में ले आओ इसको, 3 रेज टू पावर x इक्वल टू 9 को 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2x, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे इसमें और इसमें, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2, तो ये बना आपका 3 रेज टू पावर x और 2x ऐड होकर के 3x इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2। अब अगर बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होनी चाहिए सेम ना, कंपेयर हो जाएंगे, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है इक्वल है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और x इक्वल टू 2/3, ये आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 72, क्वेश्चन नंबर 72 में देखो दो संख्याएं b व c, तीसरी संख्या a से 15%, यानी कि a b और c तीन संख्याएं हैं, इसका मतलब अगर मैं a को 100% ले लूँ तो 100%, तो b क्या है 15% a से कम है, 15% कम होने का मतलब है b आपका 100 में से 15 घटाओ कितना होगा, 100 में से 10 90, यानी कि 5 घटाओ 85%, ठीक है, b इतना है। और c कितना है 32 कम है, 32 का मतलब 70 में फिर से 2 घटाइए आप, तो क्या आ जाएगा 68%, ठीक है। ये a b c है, ओके।
अब बी सी से कितने प्रतिशत कम है, हमें सिर्फ इन दोनों में रिलेशन निकालना है, बी सी से कितने % कम है। तो बी और सी का अंतर 85 और 17 का 68 का अंतर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 17% में निकालना है गुणा 100% अपॉन, कह रहा है बी सी से कितना % कम है। कौन कितना कम है कह रहा है, बी से सी कितने प्रतिशत कम है, बी किससे, बी से। तो बी के पास कितना था 85 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 17 पंजे कितना होता है 85 और 5 दूनी 10 20%, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन ने ऐसा कहा होता कि सी बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, सी बी से कितना कम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कहा होता बी सी से कितना ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या करते हैं हम 68 से डिवाइड कर देते हैं, समझ में आया। तो वो कितना ज़्यादा है वो % निकल के आ जाएगा, लेकिन ये कम निकालें हम, तो बी से कम है सी, तो कितना कम है 17 मल्टीप्लाई 100% अपॉन 85, ठीक है। और क्वेश्चन ने अगर ऐसा कहा होता है कि बी सी से कितना अधिक है, तो 17 इंटू 100 अपॉन किससे अधिक पूछा होता अगर सी से, तो अपॉन में कितना हो जाता 68, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 73, नीचे दी गई 5 संख्याओं में से 4 किसी प्रकार से अनुरूप हैं, एक समूह बनाती हैं, तो उसको छांटिए जो समूह नहीं बनाता। अब देखो क्या इसमें करेक्ट है, 22 है, 26 है, 34 46 फिर 72। अब इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि 22 11 गुणा 2 और ये 13 गुणा 2 13 दूनी 26, फिर ये 17 गुणा 2 17 दूनी 34, फिर अगला है 23 गुणा 2 ना 46 हो रहा है। जबकि 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को अगर 2 से डिवाइड करूँ मैं, ठीक है, क्या बनेगा 2 3 6 और बचा 1 2 6 12। अब यहाँ देखा आपने 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, लेकिन ये जो है 36 ये प्राइम नहीं है, ये भाज्य संख्या है। बाकी सभी 11 13 17 23 के अभाज्य हैं, इसका मतलब 72 ही इसका क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और भी इसमें रिलेशन आ सकते थे हमारे, जैसे देखो 22, अगला क्या है 26, फिर 34 46। अगर मैं इनमें कितने का अंतर आ रहा है +4 करके आ रहा है। अगले वाले में 26 और 8 होता ना +8 करके आ रहा है। नेक्स्ट वाले में प्लस कितना करके आ रहा है 6 में से 4 गया 2 और 1 प्लस का 12। और अगला कितना आएगा, ये आ रहा है 72। तो ये इसमें कितना आना चाहिए था आपका, ये कितना रहा है 12, यानी कि 12 कितना 12 में से 6 गया 6 और फिर बचा कितना यहाँ पे रहा आपका 6 में से 4 गया 2, जबकि 4 4 दूनी 8, 4 और या भी ऐसे बोल सकते हैं 4 और 4 8 हो रहा है ना, फिर 8 4 12। तो अगले में अंतर कितना होना चाहिए था, उसमें +4 कर दीजिए, 16 का होना चाहिए था। यानी कि अगर मैं 16 इसमें प्लस करूँ 46 में, तो कितना आ रहा है 6 दूनी 12 और 1 5 1 62 होना चाहिए, जबकि ये है कितना 72। तो कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है इसमें, 4 में 4 जोड़ के 8 आ रहा है, फिर उसमें 4 जोड़ के 12, फिर अगले में कि 4 जोड़ के 16 आना चाहिए था प्लस, लेकिन ये 26 प्लस करके आ रहा है, जबकि 16 प्लस करके अगला नंबर आएगा हमारा। तो ये भी हम रिलेशन इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे जे एन उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ए ई डी एच से संबंधित है। ए और डी कितने का अंतर आ रहा है, इसमें चेक कर लेना ऐसे लिख करके, ए ई और फिर डी एच, ये दोनों का संबंध दिखाया है। तो ए बी सी डी यानी कि +3, और ई और एच में भी क्या आ रहा है +3। इसका मतलब जे के बाद भी आप क्या करोगे +3 कर दोगे। जे के बाद के एल एम यानी कि एम आ रहा है, और एन के बाद भी +3 करिए, ओ पी क्यू, यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 75, इसको हम 64 अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अपॉन में 1 डेसिमल के ठीक नीचे 1, उसके बाद 1 के बाद देखो कितने डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3
फिर 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो आप लगा दोगे। और होल पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/3 कर सकते हैं, यानी कि 1/6, ठीक है, गुणा कर सकते हैं पावर्स की ना, दोनों पावर में ही हैं। अब ऊपर वाले को देखिए आप, तो क्या है ये 2 की पावर ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 हो रहा है, ठीक। और नीचे क्या है 10 की पावर 6, और पूरे की पावर क्या है 1/6। अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2/10 होल पावर 6 ना, दोनों की पावर सेम है तो होल पावर 6, और पूरे की पावर 1/6 है तो मल्टीप्लाई में 1/6, ये कट गया। अब कितना आ गया 2/10, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.2, क्या लिख सकते हैं हम इसे 0.2। ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 76, किसी घन का आयतन क्या है वी है, ठीक है, तो कोरों की कुल लंबाई बतानी। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 3, यानी कि हम कोर की लेंथ को अगर ए मान लेते हैं, A³ = V। तो इसमें से मुझे अगर कोर की लंबाई निकालनी है तो यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा राइट हैंड साइड में क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ V। ये आपकी एक घन की कोर की लेंथ आ गई। अब इसके कोरों की कुल लंबाई आपसे पूछी गई है। घन में होते कितने कोर हैं, जैसा आप जिस कमरे में बैठे होंगे उसमें कितने कोने हैं घन में, यानी कि आपका रूम घनाकार हो सकता है या घनाभाकार हो सकता है, तो आप काउंट करो अभी जहाँ पर बैठे हो तो दिखाई देगा कि 12 इसमें क्या होते हैं कोर होते हैं, ठीक है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज भुजाएं बोलते हैं, लेकिन साइडें जो हैं वो क्या हैं 12 हैं, ठीक है। तो कोरों की कोर अगर, क्योंकि ये घन है तो 12 के 12 कोर इक्वल लेंथ के होंगे, तो आपको पूछा है कुल लंबाई, तो 12 गुणा ए, यानी कि 12 गुणा क्यूब रूट ऑफ भी, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 क्यूब रूट ऑफ भी को V⁻⁴ तो आपका क्या आ गया, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ये रूम घनाभाकार होता तो इसमें कितनी, क्योंकि 12 कोर तो हैं, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट 3 में यानी कि चेंज कर दीजिए, तो 4 लेंथ होती, 4 हाइट होती और 4 ब्रेथ होती, तो 4 में कोर की यानी कि कोरों की कुल लेंथ क्या हो जाएगा 4L + B + H, अगर घनाभाकार होता। क्योंकि ये घन के आकार का है इसलिए सब की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी, तो 12A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। तो अभी 77 में हम ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते थे, या फिर हम क्योंकि एक्स और वाई में रेशियो पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया है एक्स और वाई में रेशियो, तो एक्स और वाई को मान लो, मैं क्या एक्स और वाई को मत मानिएगा, पी और क्यू को मान लेते हैं। मान लो पी को मान लेती हूँ मैं 1 और क्यू को मान लेती हूँ तो भी 1 मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माना मैंने, तो ये कितना आएगा इसको रखिए, तो x + y और प्लस का p को 1 माना है तो 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 3, तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में x - y और p को मैंने 1 लिया है, q को भी 1, तो प्लस का सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, तो प्लस का 1, ठीक है। इक्वल में x - y और प्लस का 2p है और माइनस का 3 की, तो माइनस का 1, फिर से x + y -2p माइनस यानी कि माइनस का 5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो जो x रेशियो y है ना, वो आपका क्या बनेगा 2/3, क्योंकि p तो आपका यानी कि 1 है और q 1 है, यहाँ पर रख दो आप p को 1 q को 1, तो भी ये भी क्या आ रहा है 2/3। बाकी ये यहाँ p q को 1 रख के देखो 2/3 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, ये 3/2, तो उसको जब मल्टीप्लाई करके काटोगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 में देखिए छायांकित क्षेत्र निरूपित करता है, मतलब ये छायांकित क्षेत्र कौन सा है, देखो अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूँ, A यूनियन B यूनियन C, यूनियन का मतलब होता है ये पूरा, ठीक है, ये है, तो A तो हो नहीं सकता है। अगला देखो दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, A यूनियन B इंटरसेक्शन, B इंटरसेक्शन C कौन सा होगा, ये वाला, और फिर उसका U के साथ यानी कि यूनियन, ये भी करेक्ट नहीं है। अगला देखो ऑप्शन नंबर सी, ए इंटरसेक्शन बी, तीनों का इंटरसेक्शन, तो ये भी सही नहीं है। और अगला देखो बी का यूनियन है सी के साथ, बी का किससे है सी के साथ, पहले हमने यूनियन निकाला पूरा,
और उसके बाद किसका, ए के साथ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन पार्ट हमारा सिर्फ जो रेखांकित है ना वही बच जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो नेक्स्ट है 79, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या बोला गया है, 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, तो कुल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, पहले इनको प्लस कर दीजिए, 130 धन 110 तो बराबर हो जाएगा ये 240 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, तेज़ी से जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 1 मिनट में पार कर लेती है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, इसमें पार कर लेती, यदि वो विपरीत दिशा में जाएं तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी की चालों का अंतर, मान लो पहली रेलगाड़ी की चाल v1, दूसरी की v2। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल में अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे निकलेगा, ये क्या है, एक ही दिशा में जा रही है और टोटल डिस्टेंस कितना कवर है 240 अपॉन कितने यानी कि कितना टाइम लग रहा है उसको एक को दूसरे को क्रॉस करने में, 60 मिनट। तो हमसे जब सेम डायरेक्शन में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और पहली वाली कंडीशन से ही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम अलग से वीडियो बना के और भी अच्छे से समझा दूंगी मैं रेलगाड़ी वाली क्वेश्चन 6 को 24 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें सॉल्व करने से काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतना रुपया इतना हो जाएगा, यानी कि जो मूलधन है वो आपका क्या है 1000। ठीक है, और मिश्र धन कितना हो रहा है 1331, कितने वर्षों में टाइम पूछा गया है और दर कितनी दी है 10 में, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, A = P1+R/100 पावर n यानी कि टाइम। ठीक है, तो ए तो कितना है 1331 है और पी कितना है 1000 है और 1+ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 पावर टी यानी कि टाइम, यही निकालना है कितने वर्षों में। तो ये ऐसे 1331 अपॉन में क्या है 1000 आ जाएगा, जो ये गुणा में है, कहाँ लेके जा सकती हूँ मैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में, और इसमें से एक जीरो कट गया, 10 से कम 10, 10 और 1 11, 11/10 होल पावर क्या आ गया टी। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो देखो 1331 होता है 11 की पावर 3 और जो 1000 है वो 10 पावर 3, तो जो 1331/1000 है इसको मैं 11/10 की पावर 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 11 की 3 बार गुणा करोगे 1331 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 11/10 होल पावर टी। अब बीच में इक्वल का साइन है, दोनों ओर कंपेयर करोगे, बेस दोनों का क्या है इक्वल है 11/10, तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल, T = 3, यानी कि 3 वर्षों में 1000 रुपये 1331 हो जाएगा। कहाँ है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो इसके टफ क्वेश्चन छूट के थे वो हम कर लेंगे। थैंक यू।